नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल के प्रेरणा स्थान हैं विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी। विश्व शांति के लिए 10वीं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी अक्टूबर महीने में विश्व के सबसे बड़े गुंबद फिलोसोफर सेंट श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम में संपन्न हुई। एक सत्र में अपने विचार रखे डॉक्टर राजेश दीक्षित जी ने, जो कि वाइस चांसलर हैं इंदौर के रेनेसॉ विश्वविद्यालय के। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम किस तरह से हम हमारी शिक्षा प्रणाली में ला सकते हैं, इस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आइए देखते हैं इस विषय का विवेचन डॉक्टर राजेश दीक्षित किस तरह से करते हैं। नमस्कार और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। हमारा जो सेशन था अभी वो था कि हाउ टू इनकलकेट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम। तो आप वाइस चांसलर एक विश्वविद्यापीठ के होने के नाते आपके क्या विचार है कि किस तरह से हम स्टूडेंट में ये हम वैल्यूज़ एक्चुअली इनकलकेट कर सकते हैं? थैंक यू मकरंद सर। मैं आपको चैनल के हेड मुकेश शर्मा साहब को और विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी संकल्पना की है। ये जो वर्ल्ड पीस डोम है, इसमें वर्ल्ड पीस की पार्लियामेंट होना ये एक अद्भुत क्षण है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। धर्म या कहें कि रिलीजियस लीडर हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कुछ लेखक हैं और कुछ शिक्षाविद हैं। ये इन सब के आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो दुनिया है, इसको बेहतर दुनिया कैसे बनाई जाए। तो उसमें आज का ये जो सेशन था वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशनल सिस्टम पे आयोजित था। अब चूँकि वाइस चांसलर होने के साथ साथ मैं एक शिक्षक भी हूँ और उसके पहले इंसान भी हूँ, तो मेरे मन में कुछ सहज प्रश्न उठते हैं कि ये जो बात हम कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की, तो ये जो सारा का सारा दारोमदार है वो टीचर्स पे रख दिया जाता है कि वो वैल्यू बेस्ड टीचिंग करें और स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट करें। ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन देखिए जो दुनियावी सच्चाई है ये ठीक उससे विपरीत है। हम जब दीक्षांत समारोह करते हैं तो हम स्टूडेंट्स को गुरु मंत्र देते हैं कि बच्चों ये जो हमने आपको सिखाया है, ये जो उच्च मूल्य हैं ये हमने आपको सिखाए हैं, लेकिन इस कैंपस के बाहर आपको असली दुनिया का सामना करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये सैद्धांतिक आपको लगेगी और वहाँ पर जाके आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें दिखलाई देंगी। तो विडंबना यही है कि हमने जो अपना सिलेबस तैयार किया है वो काफ़ी सारी सैद्धांतिक चीज़ों पर कर लिया है और ये जो दुनिया है ये अलग मूल्यों से ड्रिवन हो रही है। देखिए हमने अपने स्टूडेंट्स को साइंस सिखाई और उन्होंने फिर उसके आगे टेक्नोलॉजी सीखी। होना ये चाहिए था कि साइंस के सारी और टेक्निकल चीज़ों का सारा जो लक्ष्य है वो मानवता की सेवा होना चाहिए, वो उस अंतिम व्यक्ति की सेवा होना चाहिए जिस तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, हमने सिखाया क्या? हमने सिखाया ये कि हमने टॉप मोस्ट वैज्ञानिक बनाए, हमने टॉप मोस्ट टेक्नीशियन बनाए, हमने टॉप मोस्ट इंजीनियर आर्किटेक्ट बनाए और फिर उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाए गैस चैम्बर्स, उन्होंने बनाए परमाणु बम, उन्होंने बनाए ऐसे विध्वंसक हथियार जिनसे मानवता का संहार हो रहा है। अभी हम अगर इस वक्त की बात करें तो देखिए जो टॉप ब्रेन है वो क्या बना रहा है? वो ये बना रहा है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो अगर वो चाहे तो वो किसी भी क्षण फट सकता है। अगर कोई चाहे तो ड्रोन से आपकी हमारी लोकेशन को ट्रेस करके यहाँ पे बम गिरा सकता है। तो जो सिखाया गया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो सीख लिया गया और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली
बाहर से अच्छी रही शुरू से, ताकि हम इतना विध्वंस तो हम नहीं सिखा रहे थे शुरू में। मैं आपकी बात से माफ़ कीजिए, इत्तेफाक नहीं रखूँगा। जो दुनिया के सबसे बड़े युद्ध हैं वो भी हमारे यहाँ ही लड़े गए ना। महाभारत हमारे यहाँ पे हुआ और दोनों के गुरु एक ही थे। ये कितनी विडंबनापूर्ण बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा में कुछ कमी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पेरेंटिंग में कुछ कमी थी। तो हम अपने विश्वविद्यालयों में एक कार्यक्रम करते हैं, सेतु निर्माण, जिसमें हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है उसको समझने और उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने हमेशा ये पाया है कि स्टूडेंट्स में या बच्चों में कमी कम है। कमी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी जो पेरेंटिंग है उसमें है। तो काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स की करने से पहले, शिक्षा स्टूडेंट्स को देने से पहले हमको अपने पेरेंट्स को देना पड़ेगी, टीचर्स को देना पड़ेगी। हालांकि ये मैं टीचर्स के साथ खड़ा होकर एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सारा का सारा दारोमदार टीचर्स पे क्यों दे देते हैं? वो भी तो इसी समाज का प्रोडक्ट है। आप उससे उतने आदर्श होने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जो है वो इस कॉरपोरेट कल्चर के बीच में रहे कि अपने सारे मूल्यों को संवहन करता रहे और समाज में उसकी प्रतिष्ठा ना हो। देखिए, हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन शिक्षकों का सम्मान, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अमेरिका में कोई शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन वहाँ शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। उनको उस उच्च सैलरी के साथ में वो उच्च सम्मान भी दिया जाता है कि वो फिर उस डिग्निटी को मेंटेन कर सके जो उनसे अपेक्षा की जाती है। जापान में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता, लेकिन वहाँ शिक्षकों के लिए एक 30 साल का अगर शिक्षक है तो उसके लिए 90 साल का बुजुर्ग भी खड़ा हो जाएगा, उसको बैठाएगा। डॉक्टर राजेश दीक्षित जी ने अपने विचार रखे हैं कि शिक्षा प्रणाली में आदर्श शिक्षक और साथ ही आदर्श पेरेंट्स यानी कि माता पिता भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक भी एक इंसान है और उसे सम्मान मिलना खासकर विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तरह के मूल्य शिक्षा में लाना जरूरी है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में इसी दिशा में कार्य हो रहा है। विद्यार्थी मूल्यों से समृद्ध हो, यही दिशा है, विचार है MIT के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी के। नई एजुकेशन पॉलिसी तो हाल ही में आई है, मगर उससे पहले 40 साल से MIT में यह परंपरा स्थापित है। आइए आगे देखते हैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। तो आपके विचार के अनुसार जो वैल्यूज़ है उसको हम स्टूडेंट में देने के लिए कुछ कमी रहेगी पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और ख़ास करके विद्यापीठों में अभी उसकी शुरुआत भी हो गई, तो उससे कुछ बदलाव हो सकता है अगले कुछ साल? मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पर सबसे पहले हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और संकल्पनात्मक रूप से देखें, सैद्धांतिक तौर से देखें तो ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। मतलब अभी तक हम ये क्या कर रहे थे, हम रोबोट्स तैयार कर रहे थे कि अगर कोई कॉमर्स पढ़ेगा तो वो कॉमर्स ही पढ़ता चला जाएगा, स्पेशलाइजेशन उसका बस वही का वही रहेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो वो इंजीनियर ही बनेगा, उसके अलावा इसको कुछ इधर उधर दाएँ बाएँ नहीं देखना। ये जो पॉलिसी है ये क्या कहती है कि अगर आप इंजीनियर हैं लेकिन अगर आपकी रुचि म्यूज़िक में है तो आप उसको भी एक सब्जेक्ट मेजर या माइनर के तौर पर ले सकते हैं। या अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला कोई कोर्स कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप साइंस का कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये जो एक पूर्ण व्यक्तित्व की परिकल्पना है उसको काफ़ी हद तक ये पॉलिसी जो है वो सर्व करेगी। लेकिन अगेन प्रश्न यही है कि एक तो ये कि क्या अभी हमने अपने समाज के वातावरण को बदला है? क्या पेरेंट्स के मन में ये वाली बात आई है? कहीं कहीं आई भी है, कुछ फिल्मों के प्रभाव से कहिए या कुछ थोड़ा सा कहना चाहिए कि रूमानी ढंग से सोचने वालों के लिए ये बात अच्छी लग सकती है। लेकिन अभी हमारे समाज को भी इस जागरूक होना है और हमारे टीचर्स को भी जागरूक होना है और हमारे सिस्टम को भी जागरूक होना है कि वो ये बात स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, टीचर्स के मन में बैठाएं कि एकांगी जीवन से जो बहुरंगी जीवन है वो हमेशा बेहतर होता है। तो शिक्षा के ज़रिए तो हम ये बातें स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके जो विचार है कि पेरेंट्स, तो उनको इसकी शिक्षा देने के लिए वैल्यूज़ की अभी इस उम्र में, इस दौर में किस तरह के प्रयास करने चाहिए?
देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे जो है वो कहने से नहीं सुनते हैं, वो करने से सुनते हैं। तो रोल मॉडल पहले हमको खुद बनना पड़ेगा, टीचर्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि टीचर्स को भी रोल मॉडल बनाने से पहले समाज को भी अपनी दृष्टि जो है वो टीचर्स के प्रति बदलनी होगी। टीचर्स किसी समाज की वो रीढ़ होते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा समाज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो इनर सोच है वो आपको डेवलप करनी होगी। तो अगर टीचर चाह लें तो ये समाज जो है वो फिर से विकसित समाज बन जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें निश्चित रूप से मदद करेगी अगर उसका जो पालन है वो बड़े पवित्र ढंग से किया जाए। और इस पे हम जब बार बार विचार करते हैं, जैसे कि अभी वर्ल्ड पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें इस तरह के विचार, तो इस प्रकार की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, कितने बार बार ये होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए? मैंने कैसे? अभी ये प्रस्ताव दिया है कि हम जहाँ से आते हैं इंदौर, वहीं के पास में उज्जैन है। उज्जैन का बड़ा पुराना शैक्षणिक महत्व भी है, भगवान श्री कृष्ण वहीं से पढ़कर जो है वो निकले हैं। तो हमने ये प्रस्ताव दिया है कि अगली जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है वहाँ की जाए। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और न केवल यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए। और डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जैसे लोग जो हैं वो विकसित किए जाएं। देखिए, सबके अंदर अच्छाई है, लेकिन उसको विकसित होने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो जब लोग देखेंगे कि एक जगह ये प्रयोग सफल हुआ है तो उससे उत्साहित होंगे, और हर जगह ये प्रयोगशालाएं बनना चाहिए। जैसी ये प्रयोगशाला यहाँ पर है, ये तो ठीक है, एक प्रतीक के तौर पर है, लेकिन इस तरह की जो प्रयोग हैं वो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल में होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो यही बात हो सकती है कि जिस तरह इस पार्लियामेंट की जो दिशा है, एक छोटा सा बदलाव लाने का ये प्रयास है जी, उसी तरह का प्रयास हर जगह पे होना चाहिए। और सर के विचार से शालेय जो शिक्षा है, यानी कि स्टूडेंट को तो ये ज्ञान वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का देना ही चाहिए, साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स जो उनके मार्गदर्शक है असली, उनको भी ये ज्ञान अभी भी देने की आवश्यकता है, ताकि हम विश्व शांति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। और मैं मकरम जी एक बात और आखिर में कहना चाहूँगा कि सिलेबस में डालने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अपने अनुभव से ही जाना है कि सिलेबस में जो चीज़ आपने डाल दी उसकी हत्या हो जाती है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप आप अपने सिलेबस में डाल दी तो बच्चे केवल पढ़ेगा, आपने लिटरेचर लैंग्वेज उसको सिलेबस में डाल दी वो पास हो जाएगा, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि बेहतर समाज की स्थापना हो, बेहतर इंसान की स्थापना हो। उसके लिए हमको आमूलचूल परिवर्तन की और प्रयासों की ज़रूरत है। इस शिक्षा के अलावा बाकी भी जो भी घटक है वो भी सब महत्व रखते हैं, ताकि एक व्यक्ति को बनाने में जो घटक जो हमें ज़रूरत होती है उनकी, वो सभी घटक उसमें कोशिश करें और एक बेहतरीन इंसान बनाएं, और फिर हम विश्व शांति की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अभी तो आप देखिए हमारे कदम जो पीछे चले जा रहे हैं। मतलब ये जो 2 युद्ध है, ये कब विश्व के अनेक और देशों में चले जाएं ये कोई नहीं कह सकता। तो इस वक्त तो हम बड़े कठिन समय में हैं, लेकिन इसी वक्त जो है वो जब अंधेरा ज़्यादा होता है तभी दीपक की और उजाले की ज़रूरत होती है। इस वक्त ऐसी चीज़ों का होना एक समाज को नई राह दिखाने के लिए निश्चित रूप से स्तुत्य कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और आपके विचार हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।